Hello everyone, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. This video is about economic and financial affairs and also we'll be talking about some general awareness topics which are helpful in your UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. Now we are starting with the articles of November month. तो आपके जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं नवंबर मंथ के एडिटोरियल्स हैं हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. Before that, I would like to tell you that Ruhi ma'am, she is an educator on Unacademy. There she handles all the kinds of SEBI Grade A, RBI Grade B examination courses. So अगर आप उनके courses reach out करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त you can use the code SC10 for getting a discount of 10%. Okay, so do not forget to use this code for 10% off. So these are some of the courses which she takes on Unacademy, like RBI Grade B, your SEBI Grade A for paper 2, banking financial economic awareness, current affairs for all bank exams, insurance awareness for all insurance exam. Okay, so you can get the subscription on Unacademy एंड यूज़ द कोड SC10 टू गेट 10% ऑफ. अब आप सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ एन अलर्ट फॉर यू, अ प्राइस हाइक अलर्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक सब्सक्रिप्शन. उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन आप जितना जल्दी हो सके वो ले लें बिफोर 31st ऑफ डिसम्बर, बिकॉज आफ्टर दैट देयर वुड बी हाइक इन द प्राइसेस. ओके, तो जो सब्सक्रिप्शन आपको जनवरी में जो 1 जनवरी 2021 में जो कॉस्टली मिलने वाला है आप उसको अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन इट वुड बी लेसर देन द व्हाट यू आर गोइंग टू टेक आफ्टरवर्ड्स इन जनवरी. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द सब्सक्रिप्शन बिकॉज उसके बिना आपके जो एक्चुअल कोर्सेज हैं ओके जो अनअकैडमी इज़ द प्लेटफॉर्म विच इज़ mainly the one stop solution for all the bank exams. Okay, so उसके लिए you need to get the subscription. Now to crack your bank exams they would be helping you with the quizzes, mock tests, courses, batches. Okay, and the top educators would be teaching you. आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है. आफ्टर दैट वॉट एवर कोर्स यू आर डूइंग और आप को जिस भी एडुकेटर से पढ़ना है आप खुद चूज़ कर सकते हैं. ओके, विथ जस्ट वन सब्सक्रिप्शन. सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 31st ऑफ डिसम्बर. ओके, so that's the point. Now you have to use the code SC10 to access free content which is available over there, like the videos, PDFs and mock test. Okay, this is the channel where you would be able to get all the study material related to your course. Okay, like the videos, PDF of the videos, the upcoming courses, okay, updates about the exams and many more things. The Telegram channel that you have to join is Simple Concepts by Ruhi ma'am. So do not forget to join this channel. Now we are getting started with our articles. So the first article that we are starting with is GST e-invoice, a path-breaking initiative completes 1 month. ठीक है, तो अब ये आर्टिकल की जो बात है वो हम बाद में करेंगे. सबसे पहले आपको समझना है ई इनवॉइस क्या होता है. ठीक है, तो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स तो आपको इनवॉइस का मतलब पता होना चाहिए. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, इज इट द रिसीप्ट? क्या हम रिसीट को ही इनवॉइस बोलते हैं? द आंसर इज नो. ओके, आपका रिसीट अलग होता है और आपका इनवॉइस अलग होता है. कैसे अलग होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इनवॉइस. ओके, हम इनवॉइस की बात कर रहे हैं अभी. इनवॉइस जो आपका होता है ये सेलर है आपका, मान लीजिए ये है आपका बायर. अब जो भी सर्विस सेलर बायर को प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए बायर के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है टू पे फॉर दो सर्विसेज. तो उसी को इनवॉइस कहा गया है यहाँ पे.
तो इनवॉइस क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। दैट जो बिजनेस है आपके, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं तो सी, जो आपके बिजनेस है, ठीक है, तो आपके बिजनेस और क्लाइंट के बीच में, उनके बीच में जो सर्विस हुई है, ओके, आपके बिजनेसमैन जो है वो आपके क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उनके बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके, सो दिस इज द इनवॉइस। नाउ इनवॉइस ये ऐसे हो गया, दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीट। रिसीट आपके पेमेंट होने के बाद दी जाती है, और इनवॉइस आपको पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। सो दिस इज द पेमेंट रिक्वेस्ट, okay, this invoice is the payment request and it is the obligation of client to pay for all the services which are being provided by the business। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब अगेन आई वुड लाइक टू से दैट कि आप हर्षद मेहता देखिए, उसमें आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ आ जाएगी। अब जो रिसीट मैंने आपको बोला वो आपका प्रूफ होता है पेमेंट का, वेयर एज दिस इनवॉइस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट। आप प्रॉमिस कर रहे हैं बिजनेसमैन को दैट वॉट एवर सर्विस यू हैव प्रोवाइडेड वी विल बी पेइंग यू फॉर दैट। ठीक है, तो वो आपका हो गया इनवॉइस। अब यहाँ पे जो ई इनवॉइस है, ई इनवॉइस का मतलब वही है कि आपके डिजिटल इनवॉइसेस जनरेट करने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। सो हियर जीएसटी इनवॉइस मतलब यही है कि आपको जो सर्विस मिली है, आप उस सर्विस के बदले एक प्रॉमिस करेंगे, ओके, पेमेंट करने का, एंड दैट प्रॉमिस इज कॉल्ड इनवॉइस। सो अकॉर्डिंग टू NIC, okay, within the first month of introduction itself, more than 495 lakh invoices were generated on NIC portal by 27400 टैक्स पेयर्स। अब यहाँ पे हम GST की बात कर रहे हैं। सो GST की जब हम बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज GST। और यहाँ पे इनिशिएटिव क्या लिया गया है कि आपके ई इनवॉइसेस जनरेट किए जा रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डेटा that is present here. Let's see forward that what all the things have been there in the news. Around 15% of taxpayers are using the offline tool for invoice reference number। ठीक है, तो वही है कि आपका जो नया तरीका है ई इनवॉइसेस जनरेट करने का, तो उसमें से 15% जो टैक्स पेयर्स हैं, ओके, सो दे आर बेसिकली यूजिंग द ऑफलाइन मोड ओनली। So the other people, they are using direct application programming interference mode, other 85%. So 641 lakh e-way bills generated during month of October, highest in the month during 2.5 years of the journey of e-way bill system। तो यही है आपका कि जो ट्रांजेक्शन मोड है उसको डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है, और उसके जो अपडेट्स है, जो प्रोग्रेस है, उसको इस आर्टिकल में बताया गया है। Okay, so e-invoicing and e-way bill. E-invoicing essentially involves reporting details of specified GST documents to a government notified portal and obtaining a reference number। तो वही है कि आपको गवर्नमेंट को जो पेमेंट करना है एज टैक्सेस, आप उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑफलाइन मोड में नहीं सबमिट कर रहे हैं, आप उसको ऑनलाइन मोड में सबमिट कर रहे हैं, एंड उसके बदले गवर्नमेंट आपको रेफरेंस नंबर दे रही है। सो दैट इज़ द ई इनवॉइसिंग। देन ई वे बिल क्या होता है आपका? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट शोइंग GST ड्यू इज पेड एंड इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, सो आपको जब रिसीट मिल जाती है उसी के बाद आपके जो प्रोडक्ट्स है आप उनको ले जा सकते हैं, जो गुड्स है उनको ले जा सकते हैं। सो हियर आफ्टर गेटिंग ई वे बिल ओनली the movement of the goods is possible। Okay, so you whatever GST is due, whenever that is paid you get this e-way bill, and with the help of that you are able to move the goods whatever you are willing to take। Okay, so that is the point. I hope you all got that point. It is important article and interesting one as well. Now another article here we are studying is this, rupees 1,05,115 crore of gross GST revenue collected in the month of October 2020।
ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एट व्हाट इज ग्रोस जीएसटी। ठीक है, वो समझते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है आपका ग्रोस जीएसटी, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जो आपका जीएसटी होता है, ओके, उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी है CGST, देन आपका SGST, देन आपका IGST। ओके, सो दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स, CGST, SGST, देन योर IGST। अब एक और चीज़ समझते हैं कि जो CGST, SGST, IGST में डिफरेंस है, उसको कैसे क्लैरिफाई करें। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सी, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। 2 स्टेट्स हैं, मान लीजिए। पहले मैं आपको IGST बता रही हूँ, ठीक है। IGST आपको मालूम ही है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लिया जाता है, ओके, बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड GST, राइट। Now it has been further divided as CGST, SGST, IGST। आई से आपको याद रखना है जो आपके इंटर स्टेट है, ठीक है, इंटर स्टेट। अब देखिए, इंटर मतलब 2 स्टेट्स के बीच में। मान लीजिए ये आपका पंजाब है, ये आपका दिल्ली है। ये 2 स्टेट्स के बीच में पंजाब से सप्लाई की जा रही है आपके दिल्ली में। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट दिल्ली में जो सामान पहुंचेगा और पंजाब से जो सप्लाई की गई है, इस सप्लाई के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट, है ना। अब जो टैक्स पे किया जाएगा वो इसके फेवर में भी आएगा एंड इसके फेवर में भी आएगा। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट इस कंडीशन में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको IGST बोलते हैं। सी, ये जो सप्लाई हुई है इस पे 12% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब 12% जो टैक्स लगा है वो GST जिसको हम कहते हैं, वो GST नहीं है, वो IGST है, ठीक है, दैट इज योर IGST। नाउ जो आपके इंटर स्टेट सप्लाईज होते हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वही आपका होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों बोला है? अब ये जो देखिए, जो 12% टैक्स मैंने IGST बोला, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड GST। नाउ इंटीग्रेटेड GST, दिस विल फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 6% एंड 6%। उसमें से 6% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको दे दिया जाएगा एंड द रिमेनिंग 6% वुड बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई प्रोसेस जो है। तो ये जो इंटीग्रेटेड GST होता है, दिस इज द हैसल फ्री वे ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस, ओके, बिकॉज द टैक्सेस आर कलेक्टेड टुगेदर एंड देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सो वही है कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स अगर आते हैं, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं सप्लाइंग एंड कंज्यूमिंग में, तो उसके लिए हम इंटीग्रेटेड GST का यूज़ करते हैं, ओके। आपको अब देखिए, अब समझते हैं हम कि CGST क्या होता है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज CGST। CGST इज सेंट्रल, ओके, सेंट्रल GST। तो जितना भी टैक्स आपका डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसको हम CGST बोलते हैं। SGST क्या होता है आपका, जो आपके टैक्सेस डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। दीज आर द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस, ओके। सो जो SGST है और CGST है वो आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई में, दे आर एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब ऐसा है कि आप मान लीजिए पंजाब में रहते हैं एंड आपका जो बिजनेस है दैट इज़ इन पंजाब ओनली, मीन्स द सप्लायर and the consumer, they are both living in the same state. So under this condition what happens, there would be collection of GST, okay। आपका GST लगाया जाएगा 12% एंड वो 12% जो GST है, ओके, उसमें से आपसे 6% अलग से लिया जाएगा एज CGST एंड 6% आपसे अलग से स्टेट लेगा एज SGST, ओके। तो अलग अलग आपके तोड़ के टैक्सेस लिए जाते हैं। वेयर इज इन
IGST, there was integrated tax collection. So I hope you all got the difference between these two. ओके, जो आपका SGST है उसमें मैंने आपको बता ही दिया, सेम स्टेट में जो बिजनेस होता है, ठीक है, तो उसके लिए सेल्स एंड परचेजेस सेम स्टेट में होने चाहिए, तो उसके ऊपर आप SGST लगाते हैं. ऑल्सो द GST एग्जेम्प्टेड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो छोड़ दिए जाते हैं, वो उनसे GST SGST के रूप में कलेक्ट किया जाता है. ओके, आई होप यू ऑल गॉट दैट. तो वही है कि आपका जो GST है, जो सेंट्रल GST है, उसके लिए जो हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ से लेकर आपके लग्जरी तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोफेशनल सर्विसेज तक, इन सब के ऊपर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है. ओके, तो ये आपको समझ आ गई है जो 4-5 वर्ड्स है, CGST, SGST, IGST, या सेस इज ऑल्सो रिमेनिंग. सो जो आपका सेस है उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं. सेस होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स. ओके, दिस इज सेस. Cess is tax on tax. Now why am I calling this tax on tax? See, whatever means this is the good. Whatever duties you are paying for this, जो आपके एक्साइज ड्यूटी हो गई, जो आपके नॉर्मल टैक्सेस हो गए, आपके इनकम टैक्स हो गए, पर्सनल इनकम टैक्स, इन सब के अलावा whatever tax is imposed on the tax that you are paying, that is called cess. Okay, so वही है यहाँ पे. So this is the data that is given regarding these 3-4 sections like CGST, SGST, IGST and cess. The total number of GSTR 3B returns filed for the month of October 2020 was 80 lakhs. Okay, so these are some of the data that you don't need to learn these, because you don't have to remember these data. All you have to know is that what is the meaning of this term, like the gross GST. आपको पता है कि जो सारे GSTs को मिला के, ओके, आपका CGST, SGST, IGST, सेस, इन चारों को मिला के जो GST रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको हम ग्रोस GST बोलते हैं. So these are some of the terms that you should know. Now let's move forward. RBI to auction government securities of different tenure. ओके, तो जो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ सिक्योरिटी. अगर किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी है, अगर सिक्योरिटी पजेस करती है कोई भी एंटरप्राइज, इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के पास उसके खुद के एसेट्स हैं जिनको वो बाद में यूज़ कर सकते हैं. ओके, जब भी क्राइसिस होगा तो वो क्राइसिस के टाइम पर उन एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट के जो कंपनीज़ है या गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको वो बाद में क्राइसिस के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड सेल ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज़. अब वो ये सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हैं. सी, सिक्योरिटीज़ को बेचना मतलब यही है कि जो इंस्टीट्यूशन के एसेट्स है उनको सेल किया जा रहा है. सो न्यू गवर्नमेंट स्टॉक 2022 फॉर अ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 2000 crore नॉमिनल थ्रू यील्ड बेस्ड ऑक्शन. ठीक है, तो ऑक्शन के थ्रू इसको बेचा जाता है. ओके, एंड वेर एवर दे गेट द बेस्ट प्राइस दे वुड बी सोल्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और द कंपनी. The government will have the option to retain additional subscription up to rupees 2000 crore against each security. ओके, सो जो ऑक्शन है वो आपके RBI के द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड. ओके, इन ऑल द ऑक्शंस गवर्नमेंट स्टॉक अप टू 5% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ सेल विच विल बी अलॉटेड टू एलिजिबल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. मैंने आपको बताया था अंडर द स्कीम फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी इन द ऑक्शंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ओके, सो जो एक स्कीम है जहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा इन द ऑक्शंस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हो रहे हैं. अ कॉम्पिटिटिव बिड इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद प्राइस submitted by a participant in the auctions of dated government securities for the purpose of getting the securities. See, non competitive और competitive bidding में जो difference होता है,
ओके। तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव बिड होता है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर एबल टू सबमिट द प्राइसेस ऑन विच दे आर विलिंग टू बाय द सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट है वो सबमिट कर सकता है कि उसको इतने प्राइस पर अपना जो सिक्योरिटीज़ है वो बेचना या ख़रीदना है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही बिडिंग की जाती है। ऑक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट किया जाता है। ओके, whereas in non-competitive bidding the bidder would be able to participate in the auctions of dated government security without having to quote the yield or price in the bid. ओके, तो आपका जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है उसमें आपकी जो प्राइस आप कोट करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते फॉर द सिक्योरिटीज। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। Now, factual position in respect to service charges levied by banks. Recently, Ministry of Finance has shown factual position in respect to service charges levied by banks, and amid several media reports suggesting steep rise in the charges. So here service charges means कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे। ओके, सो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग जन धन अकाउंट्स। अब देखिए, जो आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के ऊपर बोल रहे हैं कि कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा जिन भी लोगों का अकाउंट खुला है अंडर दिस स्कीम। तो पीएम जन धन योजना जो है उसमें ऐसे लोगों का अकाउंट खोला गया है, द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट। ओके, द पीपल एंड द फैमिलीज विच हैव बीन लेफ्ट अनबैंक्ड। तो उन तक फिनेंशियल एक्सेस पहुंचाने के लिए पीएम जन धन योजना चलाई जाती है। Now, regular savings accounts, current accounts, cash credit accounts and overdraft accounts charges have not been increased. Okay, so no service charge would be applied, and also the charges have been increased for regular savings account, current accounts, cash credit accounts and overdraft accounts. Now, this is another news article regarding RBI temporarily postpones your circular on current account till December 5. Okay, so as part of its monetary policy, the central bank said no bank can open current account for a customer who has availed cash credit or overdraft facility from others in the banking system. Okay, and expenses incurred by the borrower for day-to-day operations should be routed through cash credit or overdraft account if the borrower has one, otherwise current account can be opened. Okay, so these are some of the conditions. Okay, if these are fulfilled, then only the person would be able to open the current account. Okay, now RBI to extend trading hours to 3:30 PM from 2 PM starting November 9. तो आपके जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। जो आपका ट्रेड करने का एक पीरियड होता है, ओके, जहाँ पे आप मार्केट को अलाइव रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर ही सेलिंग एंड परचेजिंग की जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेडिंग आवर्स। Recently, Reserve Bank of India decided to restore trading hours in the bond and currency markets. वही है कि मार्केट्स में सेलिंग एंड परचेजिंग उस टाइम पर ही सबसे ज़्यादा होती है, एंड उस टाइम पर ही दिस इज़ द पीरियड in which the market would be alive. So currency markets in the graded manner effective November 9. Now trading hours extended to 3:30 PM. जो पहले 2 PM था अब वो 3:30 PM तक कर दिया गया है। FPIs जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव टर्न्ड नेट बायर्स इन अक्टूबर। ओके, एंड ये कुछ उनके रिगार्डिंग डेटा है। इन सितंबर FPIs वर नेट सेलर्स। ठीक है, जो पहले सेलर्स थे सितंबर में FPIs, नाउ दे हैव converted into the net buyers. As per depositories data,
Overseas investors invested a net rupees 19,541 crore into equities and 2,492 crore into debt during अक्टूबर 1 to 30। ओके, तो आपके अक्टूबर मंथ में जो इक्विटीज़ और डेथ में पैसा खर्च हुआ है उसके रिलेटेड डेटा दिया गया है। नाउ Abu Dhabi's SWF becomes first notified fund to get 100% IT exemption। तो आपके इनकम टैक्स से 100% छूट दे दी गई है। किसको दी गई है? इंडिया हैज़ ग्रांटेड टैक्स फ्री स्टेटस टू आबू धाबीज सोवरीन वेल्थ फंड MIC Redwood 1 RSC Limited to expedite foreign investment in the country's priority areas during the COVID pandemic। ठीक है, तो 100% इनकम टैक्स एग्जाम्पशन दिया गया है आपकी आबू धाबी की एक फर्म है SWF उसको। MIC Redwood has been provided 100% income tax exemption to income from interest, dividend and long-term capital gains from its investment in India's priority sector। तो आपकी जो MIC Redwood है वो पहली नोटिफाइड फंड बनी है जिसको 100% IT एग्जाम्पशन दिया गया है। Now this is PhonePe hits 250 million user mark, registers 925 million transaction in October। फ्लिपकार्ट ओन्ड फिनटेक जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओके, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसके थ्रू बिजनेसेस किए जाते हैं। सो फ्लिपकार्ट ओन्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे, तो फ़ोनपे है वो फ्लिपकार्ट ओन्ड है। इट हैज़ 250 million registered user milestone it has achieved, okay, and PhonePe had a record month in October processing 925 million transactions, its highest so far। So this is some of the data that is related to PhonePe, and important point here is that the headquarter of PhonePe is located in Bengaluru and the tagline of PhonePe is करते जा बढ़ते जा। Now we are studying about LNG fueling stations across the Golden Quadrilateral। So here my very first question is, what is Golden Quadrilateral? All those who know the answer to this question, that what is Golden Quadrilateral, I request you all to answer this question in the comment section below. Okay, so you need to tell that what are the cities which are involved in the Golden Quadrilateral network. Okay, so write down the answer in the comment section। Ministry of Petroleum and Natural Gas and Steel recently laid the foundation stone for the first liquefied natural gas fueling stations across the Golden Quadrilateral एंड मेजर नेशनल हाईवेज। तो आपके लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूलिंग स्टेशंस जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, तो उनके जो फ्यूलिंग स्टेशंस है वो 4 जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे सेटअप किए गए हैं। गवर्नमेंट विल सेटअप LNG stations at a distance of 200 to 300 kilometer on golden quadrilateral and within 3 years 1000 LNG stations। So these are the targets which the government have decided। Okay, these 50 LNG stations will be set up and commissioned in partnership by countries oil and gas majors जो हैं आपके कंट्री के, जैसे कि IOCL, आपका भारत पेट्रोलियम, आपका HPCL एंड गेल, ओके, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सो अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इट इज़ अ नेचुरल गैस प्रीडोमिनेंटली जो है वो मीथेन होता है CH4 with some mixture of ethane C2H6, okay, that has been cooled down to liquid form for ease and safety of non-pressurized storage or transport। Okay, so LNG is almost 40% cheaper than diesel
it also causes very less pollution. So this is the most important point, that LNG is preferred over diesel because it causes less pollution and also it is cheaper. LNG use in trucks can reduce sulfur oxide emissions by 100% and nitrous oxides emission by 85%. Okay, so this causes very less air pollution. So this reduces the air pollution and that is good for our steps which should be taken towards the climate change. Now, World Fisheries Day observed. The World Fisheries Day is observed on 21st November every year. एम क्या है जो आपके फिशरीज डे मनाने का है? टू ड्रॉ अटेंशन टू ओवरफिशिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट इज गोइंग टू harm the environment of the ocean and seas and other water bodies. Habitat destruction नहीं करना चाहिए and other serious threats to the sustainability of marine and inland resources. तो वही है कि आप फिशिंग कर रहे हैं, then there should not be any activities which will harm the habitat of the fishes, and also there should be no threats to the marine and inland resources. For the first time, the Indian government will award best performing states in fisheries sectors. Okay, the best states जो है वो आपको first है उड़ीसा amongst marine states, second है आपका उत्तर प्रदेश amongst inland states. See, जो आपके coastal areas है, okay, वहाँ पे जहाँ पे sea और ocean है वहाँ पे collect की जाती है fishes आपके sea और ocean से, but on the other side where the rivers are present, okay, जो आपके वेस्ट बंगाल का साइड है वहाँ की जो रिवर्स हैं, वहाँ के जो वेटलैंड्स है वहाँ पर भी काफ़ी फिशिंग की जाती है. ओके, सो दे आर ऑल्सो द लोकेशंस वेयर द फिशिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल. तो उत्तर प्रदेश इज द बेस्ट स्टेट अमंगस्ट इनलैंड स्टेट्स एंड असम इज बेस्ट अमंगस्ट hilly and northeastern states. Now, Indian government's effort to improve fisheries sector. Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund during 2018-19. It will cater to creation of fisheries infrastructure facilities both in marine and inland fisheries sector to enhance the fish production in the country. Okay, so there is also one more question कि अभी हमने देखा था कि एक नेशनल मॉनसून मिशन चलाया गया था, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द पीपल हु गो फॉर फिशिंग. ओके, हु गो फॉर फिशिंग इन द टाइम्स ऑफ मॉनसून. ओके, तो उनके लिए वो मॉनसून मिशन जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था. So, extension of Kisan credit cards facilities to fishers and fish farmers to help them in meeting their working capital needs. So, what is the contribution of these fishermen? Okay, what is the contribution of this activity to the GDP? Let's also know that. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो स्पेशली फिशरीज के लिए ही लाई गई थी. इट एम्स टू अचीव 22 मिलियन टन्स ऑफ फिश प्रोडक्शन बाय 2024-25. इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 5.5 मिलियन पीपल. Okay, because a large section of people are involved in this sector. Okay, this fishing sector. ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता ही है, दैट इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज. तो इससे कि आपका सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी होता है फिशर्स का और फिश फार्मर्स का. सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट यू शुड नो. इंडिया इज द सेकेंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू aquaculture in the world. Okay, so it is the second major producer. It is the fourth largest exporter of fish in the world. It contributes 7.7% to the global fish production. Fish constituted about 10% of total exports from India and almost 20% of agriculture exports in 2017-18. So these are some of the data, and the most important one here is that the fisheries and aquaculture production
contribute around 1% of India's GDP and over 5% of the agricultural GDP. ओके, तो इंडिया की जो GDP है उसमें 1% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ फिशरीज़ का ही है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Around 28 million people are employed in fisheries sector in India. As I told you that this sector involves a large section of people. Okay, so this is the employment generating activity. Now this is another point that China has sold negative yield bonds. See, first of all let's understand कि जो negative yield bonds होते हैं ये ऐसे डेथ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड. तो इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ सी वट एवर यू हैव बॉट फ्रॉम समवेयर, ओके, अब आप उसको किसी तीसरे इंसान को बेच रहे हैं. सो यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट और दैट गुड इन लोअर अमाउंट देन वॉट यू हैव बॉट फॉर. ओके, आपने जितने में खरीदा आप उससे कम में बेच रहे हैं. सो चाइना ने ऐसा क्यों किया? चाइना हैज सोल्ड नेगेटिव यील्ड डेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस सॉ हाई डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर्स अक्रॉस यूरोप. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज यील्ड्स इन यूरोप आर इवन लोअर, there was a huge demand for 4 billion euro bonds issued by China. Okay, so these are generally issued by central banks or governments, and investors pay interest to the borrower to keep their money with them. Okay, negative yield bonds attract investment during times of stress and uncertainty as investors took to protect their capital from significant erosion. ओके, तो वही है. देखिए, अगर इन द टाइम्स लाइक पेंडेमिक, वहाँ पे आपका पता नहीं है कि कंट्री की इकोनॉमी है वो डिप्रेशन रिसेशन किसी में भी जा सकती है. तो उसके लिए वो रिसेशन से अपना जो बिजनेस इम्पैक्ट है उनका वो उतना ना पड़े, उनके जो एसेट्स हैं वो वेस्ट ना हो, इसलिए उनके पास जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो उनको सेल कर देते हैं व्हेन द प्राइसेस आर समवट एक्सेप्टेबल. ऐसा ना हो कि बाद में जाके फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइसेस कम हो जाए तो उनका नुकसान हो जाए. इसलिए जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है. एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ बैटलिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड इंटरेस्ट rates in developed markets across Europe are much lower. See, the Europe is also one of the countries which is worst affected other than the US. ओके, तो ये पैंडमिक है जिसके वजह से यूरोप में काफ़ी असर पड़ रहा है. सो इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर रिलेटिवली बेटर यील्डिंग डेथ इंस्ट्रूमेंट्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. सो एनीहाउ दे आर सेलिंग दोज थिंग्स. Okay, so NPCI allows WhatsApp to start payment service in a graded manner. Now recently National Payment Corporation of India allowed Facebook owned messaging. अब आपको पता ही है जो हमारा WhatsApp है वो भी हमारे मार्क जुकरबर्ग ने खरीद लिया है. ठीक है, तो WhatsApp ने स्टार्ट किया है अपना पेमेंट सर्विसेज. WhatsApp can expand its UPI यूज़र बेस इन ग्रेडेड मैनर स्टार्टिंग विथ. अब आपका UPI का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में इफ़ यू ऑल आर वाचिंग द वीडियो. इन द ग्रेडेड मैनर स्टार्टिंग विद द मैक्सिमम रजिस्टर्ड यूज़र बेस ऑफ 20 million in UPI. A cap of 30% of total volume of transaction processed in UPI will be applicable on all third party app providers like WhatsApp from January 1st 2021. ओके, सो कुछ कंडीशंस रखी गई है जिनको मानते हुए व्हाट्सएप को NPCI ने हरी झंडी दिखा दी है फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड डिजिटल पेमेंट्स. नाउ आई गेस that was all about the articles of November month, and we have completed a lot of them, and still there are some affairs, the economic and financial affairs, which are to be discussed. I hope these videos are helping all the students who are preparing for UPSC, RBI and SEBI examination. Okay, so whatever you have already learned, you can see these videos
to revise the things that you have already studied. Okay, because the topics here are discussed in the comprehensive manner. Okay, so I hope you all are liking the video and keep learning with us. All the best. Thanks a lot.